और 11वां नंबर पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है जो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। IAS, IPS एंड ऑल एग्जाम करंट अफेयर्स वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ से बाहर कभी नहीं जाएगा। अरुणाचल हिमालय का भूकंप अध्ययन सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में अरुणाचल हिमालय में चट्टानों को भूकंपीयता के लोचदार गुणों की खोज के संबंधित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के एक मध्य अध्ययन से पता चला कि यह क्षेत्र 2 अलग-अलग क्रिस्टल गहराई पर मध्यम भूकंप पैदा कर रहा है। WIHG भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग को DST का एक स्वतंत्र संस्थान है जो इस क्षेत्र को सेस्मिक जोन भी में रखा गया है। इस प्रकार के भूकंप के प्रति सबसे अधिक और सुरक्षित है। मुख्य बिंदु के ये WIHG ने भारत के पूर्वी मार्ग में चट्टान और भूकंपीयता को लोचदार गुणों को समझने के लिए अरुणाचल प्रदेश हिमालय के लोहित नदी घाट के साथ 11वां ब्रॉडबैंड भूकंप स्टेशनीय ग्लोब पोजिशन सिस्टम के माध्यम से स्थापित किए हैं। इसमें टेलीस्मिक भाप स्तर को 1000 से अधिक दूरी तक होने वाले भूकंप और भूकंप मीटर की मदद से स्थानीय भूकंप डेटा दोनों इस्तेमाल किया गया। नवीनतम निष्कर्ष 2 अलग-अलग क्रिस्टल गहराई कम तीव्रता वाले भूकंप 1 से 15 किलोमीटर गहराई पर केंद्रित होते हैं, जबकि 4 से अधिक तीव्रता के भूकंप ज़्यादातर 25 से 30 किलोमीटर गहराई से उत्पन्न होते हैं। मध्यवर्ती गहराई के भूकंपीयता से रहित और तरल पदार्थ आंशिक रूप से पिघल क्षेत्र में माध्यम के साथ मेल खाती है। उच्च पाइसन अनुपात लोहित घाटी के उच्च भागों में उच्च पाइसन के अनुपात भी प्राप्त किया गया जो क्रिस्टल गहराई में आंशिक रूप से पिघले व तरल पदार्थ उपस्थिति का संकेत देता है। पाइसन के अनुपात पाइसन प्रभाव का एक माप है जो लैंडिंग की दिशा को लंबवत दिशा में पदार्थ के विस्तार के संकुचन का वर्णन करता है। उच्च पाइसन का अनुपात दर्शाता है कि पदार्थ लोचदार विरूपण के प्रदर्शित करता है, यहाँ तक कि यह मानव तनाव के कम मात्रा में संपर्क में आता है। भारतीय प्लेट को अंडर थ्रस्टिंग हिमालय के निर्माण लगभग 50 से 60 मिलियन साल पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टक्कर के परिणाम है। यूरेशियन प्लेटों के नीचे भारतीय प्लेटों को निरंतर अंतर थ्रस्टिंग के धंसने के कारण हिमालय में तनाव बढ़ रहा है या उत्तरोत्तर के जम रहा है। यह प्रक्रिया जल निकासी पर्यटन और लेड फार्म को संशोधित करती है और हिमालय पर्वत के बेल्ट तथा आसपास के क्षेत्रों में एक विशाल भूकंपीय खतरा पैदा करने में निर्णायक कारण है। गहराई और तीव्रता के संदर्भ में भूकंप के आकलन लक्षण वर्णन की आवश्यकता है। ट्रेडिंग संचर जोन TTSZ पूर्वी हिमालय एक प्रमुख हिस्सा है जहां हिमालय दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ लेती है और भारत बर्मा रेंज से जुड़ता है। इस क्षेत्र में भूकंपीयता पर्यटन को समझने की आवश्यकता पर जोर देते हुए हाल के दिनों में सड़कों ने पूर्ण विद्युत परियोजना के निर्माण की बढ़ती आवश्यकता के कारण इस भाग को महत्व मिला है। क्रिस्टल मोटाप इस क्षेत्र में क्रिस्टल मोटाई ब्रह्मपुत्र घाटी के नीचे 46.7 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश की उच्चतम ऊंचाई लगभग 55 किलोमीटर के बीच जिसमें संपर्क के मामूली उत्थान होता है। यह मामूली उत्थान क्रस्ट और मेंटल के बीच सीमा को परिभाषित करता है जिसे तकनीक के रूप में मोह असंबद्धता कहा जाता है।
निसर्ग एक गंभीर चक्रवाती तूफान है। आईएमडी ने 1 से 4 जून को 2020 तक अरब सागर में ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान निसर्ग की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। निसर्ग की उत्पत्ति 31 मई 2020 को सुबह दक्षिण पूर्व और आसपास के पूर्व मध्य अरब सागर में लक्षद्वीप क्षेत्र में बने एक कम दबाव वाले क्षेत्र में हुई है, जो सुबह सुबह पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर डीप डिप्रेशन में और 2 जून दोपहर को तेज चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। इसने उत्तर पूर्व की बढ़ना जारी रखा, अलीबाग के दक्षिण के करीब महाराष्ट्र के पार करते हुए एक गंभीर चक्रवात तूफान CSC यह स्तर मध्य महाराष्ट्र के ऊपर शाम को चक्रवात तूफान के रूप में कमजोर हो गया, अतः इसी क्षेत्र के ऊपर 2 जून 2020 को मध्यरात्रि में डिप्रेशन अवस्था में आ गया। यह जून दोपहर में दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश आसपास के बिहार के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में रूप में बना रहा। इससे पहले महाराष्ट्र के तट पर करने वाला चक्रवाती तूफान फयान था, जो 2009 में आया था। मिजोरम में भूकंप। सुर्खियों में एक भूविज्ञानी ने बताया कि मिजोरम में भूकंप क्षेत्र 2 भूमिगत वंश को बीच फंसा गया। मिजोरम ने 21 जून से 9 जुलाई 2020 के बीच कम से कम 8 मध्यम भूकंप आए। भूकंप के झटके पैमाने पर 4.2 से लेकर 5.5 तक थे। इनमें से अधिकांश भूकंप का केंद्र म्यांमार की सीमा से लगे चफई जिले के नीचे था, जिसमें पिछला परिणाम 4.3 और लगभग 10 किलोमीटर गहराई वाला भूकंप शामिल था। इस क्षेत्र में कुछ केंद्र आसपास के सेतोल और सिरचिप जिलों के नीचे था। विवरण के जियोलॉजिस्ट के मुताबिक मिजोरम के उस स्थान पर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह क्षेत्र 2 भूभागीय भ्रंशों चरचंदनपुर माओ फॉल्ट्स और मट फॉल्ट्स के बीच फंसा हुआ है। चरचंदनपुर माओ फॉल्ट्स मणिपुर में 2 स्थानों को नाम पर है और यह चफई के सीमा से सटे म्यांमार में उत्तर दक्षिण दिशा में है। मेट फॉल्ट मिजोरम के पश्चिमी उत्तर दक्षिण पूर्व में है, जो सिरचिप के पास मेट नदी के नीचे है। इन 2 प्रमुख गहरे भ्रंशों के बीच कई उथले ट्रांसपोर्ट और छोटे भ्रंश भी है। भ्रंश के ये भ्रंश विच्छेदन दरार और भूपट्टी के भीतर अंतर्गति का परिणाम। यह चट्टान 2 खंडों के बीच एक क्षेत्र है। यह भूटान खंडों का एक दूसरे को सापेक्ष स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, जो यह हलचल भूकंप को तेजी से हो सकता है, ऊर्ध्वाधर और पार्श्व संकलन के भूकंप को बनाता है। नेशनल एटलस एंड थर्मोमेट्रिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन NATMO नेशनल एटलस एंड थर्मोमेट्रिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन NATMO अपने कोविड-19 के डैशबोर्ड का चौथा अद्यतित संस्करण प्रकाशित किया। NATMO को राष्ट्रीय एटलस संगठन के रूप में 1956 में स्थापित किया गया। विषयगत के कार्टोग्राफी और भौगोलिक अनुसंधान क्षेत्र में इसे व्यापक जिम्मेदारी देने के लिए 1978 में इसका नाम बदल दिया गया। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। NATMO का प्रमुख कार्य भारत के राष्ट्रीय एटलस संकलन करना, राष्ट्रीय एटलस को नक्शे के क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करना, पर्यावरण के संबंध पहलुओं को अनुसंधान अध्ययन और सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रभाव को आधार पर विषयगत नक्शे तैयार करना। केंद्र सरकार ने एजेंसियों द्वारा इसे सौंपा गया है कोई अन्य कार्य करना। मैपिंग की गति दक्षता बढ़ाने के लिए स्वचालित मानचित्रण प्रणाली की स्थापना करना, रिमोट सेंसिंग एंड GIS
डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आदि है। भूकंप का पूर्वानुमान। भूकंप का पूर्वानुमान सुर्खियों में है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने भूकंप के पूर्वानुमान के बेहतर बनाने के लिए एक नया तरीका विकसित किया। मुख्य बिंदु इसका यह है कि भूकंप समान तौर पर भ्रंश चट्टानों के बीच फ्रैक्चर है जो मिलीमीटर से हजारों किलोमीटर तक हो सकता है के कारण घटित है। जब पृथ्वी दो खंड एक दूसरे से टकराते हैं तो बहुत कम समय पर भूकंप तरंगों को उत्पन्न होती है और भूकंप आते हैं। लहरें सतह पर विनाश के कारण बनती है। इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल होती है, जिससे जान बचाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पूर्व में किए गए प्रयास। विज्ञानी ने भूकंप के दौरान इन स्थितियों को समझने के लिए प्रयोगशाला भ्रंश स्लाइडिंग के फिर से बनाने का प्रयास किया। वास्तविक स्थितियों में इतनी जटिल है कि उन्हें पूरी सटीकता के साथ फिर से बनाना मुश्किल है, जो भूकंप की भविष्यवाणी की कठिन बनाता है। नई विधि के शोधकर्ता ने जब फाइलोसिटिक्स के घर्षण की शक्ति को भविष्यवाणी करने की कोशिश करने भूकंप पूर्वानुमान के लिए एक अलग दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया है। घर्षण की शक्ति या एक भ्रंश हेतु विस्थापन कारण के बनने के लिए आवश्यक बल है। फेलोसिलिकेट जहां पर भूकंप आते हैं उन भ्रंशों को सबसे कमजोर भाग में पाई जाने वाली पतली प्लेटों के रूप में खनिज होते हैं। शोधकर्ता ने प्रयोग के दौरान यह प्रक्रिया को पहचान करने के लिए सूक्ष्म पैमाने कृत्रिम भ्रंश जोन का विश्लेषण किया। जब समीकरण एक सेट का अनुमान लगाने के लिए तैयार किया गया तो आर्द्रता और घर्षण गति की दर में जैसे परिस्थितियां परिवर्तन के साथ फाइलोसेलिसिटी की घर्षण शक्ति को कैसे बदलती है। इससे मॉडुलस भूकंप के सहित प्राकृतिक परिस्थितियों में फॉल्ट मूवमेंट और अनुकरण करना आसान हो गया। नए मॉडल के द्वारा भविष्यवाणी की नई फेलोसिलिकेट के संबंध में भ्रंश क्षेत्र में मूवमेंट और अधिक कठिन हो जाता है। मूवमेंट में यह व्यवहार अधिक कठिन हो रहा है कि भूकंप हुए जो रुकता है। भूकंप के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए के फेलोसिलिकेट्स के अतिरिक्त खनिज को सुझाव देता है। भूकंप तरंगे पी तरंगे प्राथमिक यह भूकंप मापी भूकंप को पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण है। यह लगाई गई पहली तरंग है। यह अनुदैर्ध्य तरंग है, जिसका अर्थ है कि वे एक ही दिशा में चलने के साथ कंपन करती है। अनुदैर्ध्य तरंग के अन्य उदाहरण के लिए खींची हुई स्प्रिंग को उत्पन्न करने हुए स्प्रिंग की ध्वनि तरंग शामिल है। पी वेव विधर्ता सैंडो जोन। एस तरंग द्वितीय तरंग है। यह एक तरंग द्वितीय के प्राथमिक तरंगों के बीच पहुंचती है या उन पृष्ठ तरंगों का जिसका अर्थ है कि उसी दिशा में समकोण कंपन करता है जिसमें यात्रा करता है। अनुपस्थ तरंगों का अन्य उदाहरण प्रकाश तरंग के जल शामिल है। भूकंप केंद्र के पास दोनों प्रकार के भूकंपीय तरंगों को पता लगाया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी के दूसरी ओर केवल पी तरंगों को पता लगाया जा सकता है। पी तरंगें ठोस और तरल पदार्थ के माध्यम से होकर यात्रा कर सकती है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगें, जबकि एस तरंगें केवल ठोस के माध्यम से गुजर सकता है। क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगें, इसका मतलब यह है कि कोर सरल हिस्सा एस तरंगें पारगमन अवरुद्ध करता है। भूकंप की घटनाओं को ये तो झटके की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ द शॉक परिमाण के अनुसार मापा जाता है। परिमाणात्मक पैमाने के रिएक्टर स्केल के रूप में जाना जाता है। परिणाम को भूकंप दौरान मुक्त ऊर्जा को संबंधित है। ऊर्जा निरपेक्ष संख्या 0 से 10 में व्यक्त किया गया है। तीव्रता पैमाने के मेर्केली पैमाने की घटना के कारण दिखाई देने वाली क्षति को मापा जाता है। तीव्रता पैमाने की सीमा 1 से 12 है। महासागर के तल के मानचित्रण सुर्खियों में है। समुद्री अन्वेषण इतिहास में एक नई मील का पत्थर साबित होने पर घोषणा करते हुए शोधकर्ता ने एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने कहा कि
उसने दुनिया का महासागर के तल के लगभग 5वें हिस्से की मैपिंग पूरी कर ली है। निप्पन फाउंडेशन GEBCO सेप्स्ट 2030 प्रोजेक्ट जो 2030 में पूरे महासागर जल की मैपिंग करने का प्रयास समन्वय कर रही है। ये ने विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को कहा जाता है। उसने नवीनतम ग्रिड पर 1.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर नए मैथमेटिक डेटा को जोड़ा जाता है। महासागर जल का मानचित्रण महत्वपूर्ण क्यों है? बैथोमेट्रिक अर्थात महासागर जल की आकृति गहराई की ज्ञान कई प्राकृतिक घटनाओं को समझने में महत्वपूर्ण है, जिसमें समुद्र का परिसरण, ज्वार और जैविक हॉटस्पॉट शामिल है। यह नौवहन, सुनामी पूर्वानुमान, तेल और गैस परियोजना के लिए अन्वेषण, तटीय पवन टाइबोन के निर्माण, मछली पकड़ने के लिए संसाधन, केबल पाइपलाइन बिछाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है। आपदा स्थितियों के दौरान यह डेटा अत्यधिक मूल्यवान हो जाता है। यह विशेषज्ञ मुताबिक जापान में वैज्ञानिक 2011 में विनाशकारी तोहिके भूकंप के पीछे ताकतों का पूर्वानुमान की सक्षम थे। महत्वपूर्ण की बात यह है कि मानचित्र जलवायु परिवर्तन के बेहतर समझ भी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि घाटी और जल के नीचे ज्वालामुखी सहित फ्लोर फीचर्स महासागरीय जल का ऊर्ध्वाधर मिश्रण के महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है, जो गर्म और ठंडे जल को कन्वेयर बेल्ट के रूप में कार्य करता है। पूरे वैश्विक महासागर जल का एक मानचित्रण महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधन के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को अधिक प्राप्त करने में भी मदद करेगा। समुद्र तल के परियोजना 2030 के बारे में। यह वैश्विक पहल जापान और गैर लाभकारी संगठन निप्पन फाउंडेशन और जनरल बैथोमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशियन के बीच एक सहयोग है। JBCO पूरे महासागर तल के मैप करने के आदेश की जारी करता है, एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है। इस परियोजना में 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासागर के सम्मेलन में शुरू किया गया था। यह स्वतंत्र रूप से उपलब्ध GEBCO ग्रिड में अपने 5 केंद्रों के माध्यम से दुनिया भर के महासागरों को विभिन्न हिस्सों में मैथमेटिक डेटा सेंसिंग का संकलन का समन्वय और देखरेख करता है। अतिरिक्त अल्टीमीटर उपकरण को ले जाने वाले उपग्रह और विमान समुद्र जल के विस्तृत डेटा को प्रदान करने में सक्षम हो गया। हालांकि सीबेट 2030 में प्रोजेक्ट के लक्ष्य डीप वाटर होल माउंटेड सोनार सिस्टम जैसे उपकरण उपयोग करके और जल के नीचे वाहन जैसे अधिक उन्नत विकल्प का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली जैसी जानकारी प्राप्त करना है, जिसका सभी स्पॉट्स में 100 मीटर के न्यूनतम रिजोल्यूशन हो सके। इसके लिए परियोजना का उद्देश्य डाटा हासिल करने के लिए सरकार निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ लाना है। चक्रवात निसर्ग। साइक्लोन निसर्ग। सुर्खियों में चक्रवात इम्फान के भारत में इस बार अपनी पश्चिमी तट पर एक चक्रवात सामना करने के लिए तैयार है। ताकत और तीव्रता में यह 20 मई को चक्रवात इम्फान की तुलना में काफी कमजोर होगा। इसकी दिशा क्या है? यह उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के समुद्र तट की ओर बढ़ रहा है। जब तक यह लैंड लॉक करेगा तब तक यह उसके गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में विकसित होने की संभावना, जो समान तौर पर कहा गया कि भारतीय महासागर में उत्पन्न चक्रवात को ताकत 1 से लेकर 5 पैमाने पर है। उसने मजबूत अवस्था में निसर्ग की गति 95 से 105 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दूसरी ओर इम्फान के श्रेणी 5 के सुपर चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया। हालांकि अपने लैंडलॉप से पहले श्रेणी में 4 एक्सट्रीमली सर्वर के साइक्लोन क्रोम को कमजोर था। इस समय इसकी हवा गति 180 किलोमीटर से अधिक थी। यह बांग्लादेश में लिस्ट में होता है, 1 लिस्ट में है ओनी। इंडिया में
अग्नि, मालदीव में हिब्रू, म्यांमार में पय्यार, ओमान में बाज, पाकिस्तान में फाइनोस, श्रीलंका में माला, थाईलैंड में मुक्दा। जो अभी आई है बांग्लादेश में उफानी आई है, इंडिया में आई है वायु आई है, मालदीव में हिक्का, म्यांमार में कय्यार, ओमान में माहा, पाकिस्तान में बुलबुल, श्रीलंका में पवन, थाईलैंड में एम्फान। अरब सागर चक्रवात की ओर से बने चक्रवात की तुलना में उत्तर हिंद महासागर खाड़ी में बनने वाले चक्रवात को आवृत्ति और प्रबलता अधिक होती है। मौसम वैज्ञानिक का सुझाव है कि अरब सागर को अपेक्षाकृत ठंडा प्रबल चक्रवात को कमजोर कर देता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के प्रतिवर्ष इन चक्रवातों को हुई हानि को भुगतान पड़ता है। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार 2019 में थोड़ा असमान था, क्योंकि अरब सागर में 100 से अधिक वर्षा में सबसे अधिक तीव्र चक्रवाती गतिविधियां देखी गई है। 2019 में इस क्षेत्र में 5 चक्रवात की उत्पत्ति हुई है, वायु, हिक्का, कय्यार, महा और पवन, जबकि समान रूप से केवल 1 या 2 चक्रवात ही बनते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप। सुर्खियों में दिल्ली एनसीआर में हाल ही में आए झटके किसी बड़ी घटना का संकेत नहीं देते हैं। हालांकि एक शक्तिशाली भूकंप से इनकार नहीं किया जा सकता है। WIHG अधिक जानकारी के लिए हाल ही में दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप को झटकों के संबंध में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के स्वीकृत संस्थान वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में इस तरह के झटके असमान नहीं है, बल्कि संकेत देते हैं कि इस क्षेत्र में तनाव ऊर्जा निर्माण हो रहा है। WIHG कहा कि चूंकि भूकंपीय नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, इसलिए दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में सूक्ष्म तथा लघु भूकंप की उपस्थिति दर्ज किया गया है। हालांकि एक भूकंप कब और कहां कितनी ऊर्जा वाला हो सकता है, इसकी संदर्भ हमारी समझ अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन किसी भी क्षेत्र को भेद्यता को पिछले भूकंपीय तनाव बजट की गणना सक्रिय दोषों को मानचित्र आदि से समझा जा सकता है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में दूसरे सबसे अधिक भूकंपीय जोखिम क्षेत्र जोन रूप में चिन्हित किया गया। कभी कभी एक संवेदनशील क्षेत्र शांत बना रहता है। यह छोटे परिमाण वाले भूकंप को अनुभव करता है, जो किसी भी बड़े भूकंप की संकेत नहीं देते। ये बिना किसी कॉल के बड़े भूकंप द्वारा अचानक झटका प्राप्त करता है। हल्की घटनाओं को पूर्वाघात प्रेस शॉक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि किसी भी क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आता है, तो उस क्षेत्र में कुछ समय पहले ही सभी छोटी घटनाओं को पूर्वाघात प्रेस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भूकंप का अनुमान लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं है। दिल्ली के एनसीआर में भूकंप क्यों आते हैं? दिल्ली एनसीआर में सभी भूकंप स्ट्रेन एनर्जी के रिलीज होने की वजह से आए हैं, जो फॉल्ट या कमजोर जोन के जरिए भारतीय प्लेटों की उत्तर की ओर मूवमेंट यूरेशियन प्लेट से इसकी टक्कर के चलते जमा रहता है। दिल्ली एनसीआर में कई कमजोर जोन है फॉल्ट है। दिल्ली हरिद्वार कगार पर, महेंद्रगढ़ देहरादून भ्रंश पर, मुरादागढ़ भ्रंश पर, सोहना भ्रंश पर, ग्रेट ब्राउंडी भ्रंश पर, दिल्ली सरगोड़ा कगार पर। यमुना तथा गंगा नदी का दरार रेखाएं। यदि हिमालय भूकंप बेल्ट जहां भारतीय यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, ये जो ब्लू दिख रहा है यूरेशियन प्लेट है और भारतीय जो टकराती हिमालय के नीचे आती एक दूसरे के खिलाफ प्लेटों को मूवमेंट के कारण प्लेट सीमा तनाव ऊर्जा जमा होती है, जिससे चट्टान को क्रिस्टलीकरण उत्पन्न होता है। यह ऊर्जा माइक्रो होती है, मिनर में, लाइट में, मॉडरेट में, स्ट्रॉन्ग और मेजर में।
भूकंप के रूप में कमजोर क्षेत्रों में भ्रंशों के माध्यम से जारी की जा सकती है। छोटे परिमाण वाले भूकंप अक्सर महसूस किए जाते हैं, लेकिन बड़े परिमाण भूकंप बहुत ही दुर्लभ है। हिमालय से लेकर दिल्ली एनसीआर तक भूकंप का असर। शक्तिशाली भूकंप के कारण भंसन वाले क्षेत्र हिमालय के चाप के साथ अंतराल दिखाते हैं, जिसने लंबे समय तक शक्तिशाली भूकंप का अनुभव नहीं किया। भविष्य में शक्तिशाली भूकंप का संभावित क्षेत्र के रूप में भी पहचाना जा सकता है। हिमालय के 3 भूकंप अंतराल पहचाने की गई है। 1950 में असम में भूकंप, 1934 में बिहार नेपाल में असम अंतराल में, 1905 में कांगड़ा भूकंप के, 1975 में किन्नौर भूकंप के बीच कश्मीर अंतराल में, 1905 में भूकंप, 1934 में बिहार नेपाल भूकंप के बीच 700 किलोमीटर लंबा सेंट्रल गैप है। संपूर्ण पश्चिमोत्तर में हिमालय के भूकंपीय संभावित क्षेत्र भी और आई भी स्थित है, जहां विशाल से लेकर शक्तिशाली तक भूकंप आ सकते हैं। हिमालय चाप के अनुप्रस्थ बहुत सारे फोल्ट्स, रिज और लाइनमेंट्स है। दिल्ली एनसीआर हिमालय चाप में लगभग 200 किलोमीटर दूर है, इसलिए हिमालय के भूकंपीय बेल्ट में बड़ा भूकंप दिल्ली एनसीआर के लिए भी खतरा हो सकता है। ओ स्मार्ट योजना सुर्खियों में है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा महासागर सेवा मॉडलिंग अनुप्रयोग के संसाधन प्रौद्योगिकी योजना प्राप्त की गई है। योजना के बारे में मंत्रिमंडल ने सेवाओं को प्रौद्योगिकी संस्थान अवलोकन और विज्ञान जैसी महासागर विकास गतिविधियों को संबोधित करते हुए कुल 35 परियोजना को वर्गीकृत करने के लिए 2019 में ओ स्मार्ट योजना की मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय हितों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए ये 7 महासागर क्षेत्र में अत्यधिक बहु-अनुशासनात्मक योजना को लागू करने के महत्व को समझते हुए मंत्रालय ने ओ स्मार्ट योजना को एक हिस्से के रूप में मौजूद योजना को केंद्रित तरीके से जारी रखने का प्रस्ताव किया था। योजना का उद्देश्य की समुद्री रहन सहन के संसाधन को भारतीय अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भौतिक वातावरण के साथ उनके संबंधों के बारे में जानकारी उत्पन्न करना और नियमित रूप से उद्यत करना। भारतीय तटीय जल के स्वास्थ्य आकलन के लिए जल प्रदूषक समय समय पर निगरानी करते हुए आकलन के लिए तटरेखा परिवर्तन मानचित्र विकसित करना। भारत के आसपास समुद्र में वास्तविक समय पर आंकड़ा के अधिग्रहण के लिए अत्यधिक महासागर अवलोकन प्रणालियों का विस्तृत श्रृंखला विकसित करना। समाज में लाभ के लिए उपयोगकर्ता उन्मुख महासागर सूचना सलाह चेतावनी डेटा उत्पाद के एक समूह का सृजन का प्रसार करना। महासागर पूर्वानुमान और पुनर्विश्लेषण प्रणाली के लिए उच्च रेजोल्यूशन मॉडल विकसित करना। तटीय अनुसंधान के लिए उपग्रह डेटा के सत्यापन के लिए एल्गोरिदम विकसित करना तथा तटीय अनुसंधान परिवर्तन की निगरानी करना। समुद्री जैव संसाधन दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकियों की विकसित करना। महासागर में मीठा जल ऊर्जा उत्पन्न करना तथा पानी के नीचे वाहनों को प्रौद्योगिकियों को विकास करना ताकि ब्लास्ट और वाटर ट्रीटमेंट की सुविधा स्थापित की जा सके। महासागर सर्वेक्षण निगरानी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए 5 अनुसंधान जलयान संचालन रखरखाव को समर्थन कर रहा है। महासागर प्रौद्योगिकी परीक्षण और समुद्री परीक्षण की गतिविधियों पूरा करने के लिए अत्याधुनिक समुद्री तट पर सुविधा स्थापित करना, इसी तरह की गतिविधियों को संपन्न करना। ये आपका ख़त्म हुआ पार्ट 2 और लाइक और सब्सक्राइब कर दे भैया और बहनों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे को मनोबल बढ़े कि आगे वीडियो भी बनाना है। जय माँ भारत, जय हिंद, जय भारत।